मैं आपको फिर से जो है ना ऑनलाइन क्लास में अभिनंदन करता हूँ। मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप ऑनलाइन कक्षा से संबंधित किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो डॉक्टर एस कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन के वेबसाइट वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। आज का जो मेरा टॉपिक था CC2 से संबंधित यूनिट 3 दर्शन का वर्गीकरण यानी टाइप्स ऑफ फिलोसफी, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है यह बिंदु है। क्योंकि एक्चुअली ये आपके जो है यूनिट का हिस्सा नहीं है, फिर भी मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि अभी भी टाइप्स ऑफ फिलोसफी के बारे में अपने आप में जो है संकीर्ण रहते हैं कि एक्चुअली वास्तव में दर्शन के प्रकार होते क्या है। हमने इससे पहले भी आपको पिछली कक्षा में बताया है दर्शन की समस्याएं। तो जब दर्शन की अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं तो दर्शन की अवधारणाएं मुख्यतः दो बिंदुओं से स्पष्ट होती है। एक दर्शन की पाश्चात्य दर्शन दर्शन की दृष्टि और एक है भारतीय दृष्टि के अनुसार। तो जब हम पाश्चात्य दृष्टि के अनुसार दर्शन का अध्ययन करते हैं तो मुख्यतः हमारे बीच जितनी भी जो है विश्व की समस्या है, चाहे वो ज्ञान से संबंधित हो या सत्य से संबंधित हो, चाहे ईश्वर की खोज की से संबंधित हो या इस ब्रह्मांड को किसी ने बनाया या मैं कौन हूँ, ज्ञान का स्रोत क्या क्या है, इन सभी जो आपके जो बिंदुएं हैं या व्यक्ति का मूल्य क्या है, जितने भी तथ्य हैं जो आपके मानसिक सोच में उत्पन्न हो रहे हैं, ये सभी प्रश्न का जवाब दर्शन देता है। और ये एक प्रकार की समस्या नहीं बल्कि आपके सोच और विचार में ये उत्पन्न होने वाली वो सभी मुख्य बिंदुएं हैं जिससे व्यक्ति अपने आप को प्रश्न कर कर और इस दुनिया के जितने भी ब्रह्मांड हैं उस सभी से अवगत होता है और चाहता है कि मैं कौन हूं और साथ साथ जो है ना मेरा निर्माण कैसे हुआ है, वस्तु क्या है, ये पृथ्वी क्या है, ये विश्व क्या है, क्या ईश्वर को माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए, एक ईश्वर को माननी चाहिए या दो ईश्वर को माननी चाहिए। इन सभी प्रश्नों का उत्तर कहीं ना कहीं इन चारों समस्या में जो है हमने देखा, जिसका पहला नाम था तत्व मीमांसा, दूसरा था ज्ञान मीमांसा, तीसरा था मूल्य मीमांसा और चौथा था तर्कशास्त्र। अब जो यहाँ हम दर्शन का जो वर्गीकरण करेंगे तो दर्शन के वर्गीकरण के अंतर्गत जो पहला जो बिंदु है हमने लिया है पाश्चात्य के अनुसार, अर्थात वेस्टर्न कल्चर में जो है फिलोसफी को किस नजरिए से देखा जाता है, किस बिंदुओं से इनको अध्ययन किया जाता है। तो वो मुख्य बिंदु जो है ना पाश्चात्य दर्शन में मुख्यतः चार है, जिसे हम पाश्चात्य संप्रदाय के मुख्य तत्व भी कहते हैं या हम मेन एलिमेंट ऑफ फिलोसफी भी कहते हैं। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, मेन एलिमेंट ऑफ फिलोसफी यानी दर्शन के मुख्य तत्व। तो अगर प्रश्न में अगर आए कि दर्शन के मुख्य तत्व कौन से हैं, तो दर्शन के मुख्य तत्व जो है चार हैं। पहला तत्व मीमांसा, दूसरा है ज्ञान मीमांसा, तीसरा है मूल्य मीमांसा और चौथा है तर्कशास्त्र। चौथा क्या है? तर्कशास्त्र। तो ये बता दे, इससे पहले जितनी भी हमने समस्या पढ़ा है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये टाइप्स ऑफ फिलोसफी है। इसीलिए यहाँ पे हमने इसको जब वर्गीकरण कर रहे थे तो हमने इसको दो बिंदुओं में उल्लेख किया, एक पाश्चात्य दर्शन के अनुसार और एक भारतीय दर्शन के अनुसार। तो पाश्चात्य दर्शन में जो है दर्शन के मुख्यतः चार प्रकार हैं या इसी को हम क्या कहेंगे, दर्शन के मुख्य तत्व कहेंगे। तो दर्शन के मुख्य तत्व कितने हैं? मुख्यतः चार हैं। पहला है तत्व मीमांसा, दूसरा है ज्ञान मीमांसा, तीसरा है मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा में जो है प्रिंट जो है टाइपिंग मिस्टेक है, वो मूल्य मीमांसा है। चौथा है तर्कशास्त्र, जिसका उल्लेख मैं पिछले कक्षा में इसका विस्तृत वर्णन कर चुका हूं और आपके परीक्षा के हिसाब से ये जितना मैंने पढ़ाया है वो विस्तृत है और भी विस्तृत वर्णन के लिए जो है ना जिनको चाहिए मैं उनका उल्लेख करूंगा। दूसरा है जो बिंदु है भारतीय संप्रदाय दर्शन के प्रकार, यानी भारतीय अनुसार दर्शन के कितने प्रकार हैं। तो मैं जब बता दूं कि जैसे जैसे दर्शन का जो है उल्लेख होता गया और जब हम पाश्चात्य दर्शन से भारतीय दर्शन के जब अंतर आते हैं तो मुख्यतः
भारतीय दर्शन जो है ना, हम जानते हैं कि सूर्य भारतीय दर्शन जो क्या है, वेदों है। भारत की संस्कृति और सभ्यता वेद पे है, क्योंकि मुख्यतः यहाँ हिंदू धर्म है और हिंदू जो है सनातन धर्म को मानते हैं और सनातन धर्म की बुनियाद वेद पे है। वेद का मतलब जो 4 वेद है, अथर्वा वेद, ऋग्वेद, साम्य वेद, यजुर्वेद, इन चारों वेदों का जो है रस जो है वो दर्शन कहलाता है। जो चारों वेद विश्व के और व्यक्ति के और सामने जितने भी वस्तु हम जो देख रहे हैं या हमारे माइंड में जितने भी ख्यालात आ रहे हैं, ये सभी प्रश्नों का उत्तर कौन देता है? तो वो है आपका वेद। इसलिए भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो है वेद की जो है ना बहुत मुख्य भूमिका है। इससे अलग हटकर हम भारतीय दर्शन की कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए हमें पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन में अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि पाश्चात्य जो दर्शन है वो मुख्यतः दर्शन की एक्चुअली रीड है, लेकिन जैसे जैसे पाश्चात्य दर्शन भारतीय दर्शन के अंदर आता है या भारतीय संप्रदाय के अंतर्गत आता है, तो ये मुख्य भूमिका वेद पे आधारित हो जाती है। इसलिए इसमें मुख्यतः हम वेद पे आधारित पढ़ेंगे। तो जैसा कि जानते हैं कि भारतीय संप्रदाय के अंतर्गत मुख्यतः 2 प्रकार के लोग हैं। एक वो लोग जो वेद को मानते हैं, एक वह लोग जो वेद को मानते हैं, जिसको हम आस्तिक भी कहते हैं, जिसको हम आस्तिक भी कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वैदिक दर्शन कहें या आस्तिक कहें। वैदिक दर्शन इसलिए कहा है क्योंकि ये वेद को मानते हैं। और दूसरा है नास्तिक दर्शन, यानी इसको हम क्या कहते हैं, अवैदिक दर्शन भी कहते हैं। यानी जो वेद को, अधिकतर आम लोगों के ये विचार आता है कि आस्तिक वो होते हैं जो ईश्वर को मानते हैं। अधिकतर लोगों को विचार में ये आता है कि आस्तिक किसे कहते हैं? आस्तिक उसे कहते हैं जो व्यक्ति ईश्वर को मानते हैं। लेकिन यहाँ अलग कॉन्सेप्ट है, वो व्यक्ति जो कि वेद को मानता हो उसे हम आस्तिक कहते हैं। जो वेद के जो है दर्शन को मानता हो उसे हम आस्तिक कहते हैं। यहाँ हम ईश्वर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ईश्वर की जो है रचयिता या ईश्वर का निर्माण ये वेद से जो है निचोड़ रूप में मिलता है, जिसका अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम चलेगा। वही चीज को जब हम आते हैं कि वो लोग जो कि वेद को नहीं मानते हैं, उसको हम नास्तिक दर्शन कहते हैं। इसीलिए अवैदिक यानी वैदिक नहीं, यानी जो वेद को नहीं मानते उसे हम क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। तो नास्तिक धर्म और आपका अवैदिक दर्शन, ये दोनों जो है एक ही है। इस प्रकार भारतीय संप्रदाय को मुख्यतः 2 प्रकार से बांटा गया। एक है आस्तिक दर्शन या वैदिक दर्शन और दूसरा है नास्तिक दर्शन या अवैदिक दर्शन। अब इसके अंतर्गत हम सभी लोग देखेंगे इसमें और गौर करेंगे। आप एक बार बी कॉलम पे देखिएगा, भारतीय संप्रदाय के अनुसार कि भारतीय दर्शन के वेद का विशेष महत्व है। मैंने स्पष्ट रूप में यहाँ उल्लेखित किया है कि भारतीय दर्शन में वेद का विशेष महत्व है, इसलिए दर्शन का मूल उद्गम वेदों से हुए हैं। फिर भी समस्त भारतीय दर्शन आस्तिक एवं नास्तिक 2 भागों में विभक्त किया गया। जो ईश्वर या वेदों को बातों जैसे न्याय, वैश्विक, सांख्य, ये जो है इसके प्रकार है। अब आइए, अब हम देखेंगे कि जो वैदिक दर्शन है या जो नास्तिक दर्शन है उसके कितने प्रकार हैं। तो वैदिक दर्शन यानी वेदों में जो है मुख्यतः जब हम अध्ययन करते हैं, ये चारों जो है वेद का, चाहे यजुर्वेद हो या सामवेद हो या ऋग्वेद हो या अथर्वा वेद हो, ये चारों जब हम बिंदुओं का उल्लेख करते हैं, जब इसके अंदर अध्ययन करते हैं, तो ये भी वेद जो है विभिन्न विभिन्न संप्रदायों में बढ़ जाता है, ये भी बढ़ जाता है। जिसकी वजह से जो है ना वैदिक दर्शन के अंदर या आस्तिक दर्शन के अंदर भी वाद अलग अलग हैं, विचारे अलग अलग हैं, जिसके वजह से वैदिक दर्शन जो है ना हम इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में हमने बांट दिया। जिसके अंतर्गत जो पहला है मीमांसा, मीमांसा कहें जिसका अर्थ होता है ज्ञान मीमांसा, जो कि हमने जो है इसका अध्ययन हमने पाश्चात्य दर्शन में किया है। दूसरा है न्याय यानी जस्टिस। तीसरा है वैशेषिक और सांख्य, योग और वेदांत। तो ये आस्तिक दर्शन के अंदर जो है मुख्य जो है 6 दर्शन है। और अगला है नास्तिक दर्शन, जिसके अंदर आता है चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन कहते हैं यह दर्शन वेदवाह है, जिसके अंतर्गत हम भौतिकी का कल्पना करते हैं। ये भी नास्तिक दर्शन है, अर्थात ये वेद से संबंधित नहीं है, वेद को मानने वाले लोग ऐसे विचार को नहीं मानते हैं। तो चार्वाक दर्शन अर्थात ये वेद वाहक का है, यानी वेद से बाहरी तथ्यों का, विषय वस्तुओं का अध्ययन है, जिसके अंतर्गत जो है भौतिक पदार्थों का जो है मूल विचार के रूप में अध्ययन किए जाते हैं।
दूसरा है जो बौद्ध दर्शन, जो सभी लोग आप लोग जानते हैं, बौद्ध दर्शन, और अगला है जैन दर्शन। और इसी चीज का विस्तृत उल्लेख हम अपने विषय वस्तु में पढ़ते हैं। आपके बुक में जो सिलेबस दिया, उस सिलेबस का स्ट्रक्चर बहुत ही जो है नैरो कंसेप्ट में है, जिसके वजह से स्पष्ट ये नहीं हो रहा था कि दर्शन के मुख्यतः कितने प्रकार हैं। तो मैं फिर आपको बता दूं कि पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन के अनुसार जो है ना इसका वर्गीकरण किया गया, अर्थात पाश्चात्य में लोगों का विचार क्या था और फिर जो है भारत में आते आते उसके विचार किस प्रकार से हुए, इन दोनों बिंदुओं पे ही जो है ना दर्शन का वर्गीकरण किया गया है। तो मैं फिर बता दूं आपको कि पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत मुख्यतः 4 बिंदु हैं। इसे हम क्या कहते हैं, दर्शन के मुख्य तत्व भी कहते हैं। पहला है तत्व मीमांसा, दूसरा है ज्ञान मीमांसा, तीसरा है मूल्य मीमांसा और चौथा है तर्कशास्त्र। उसी प्रकार जो है भारतीय संप्रदाय के अंतर्गत जो है हम फिर जो है इसे आस्तिक और नास्तिक दर्शन में बांटते हैं। और आस्तिक दर्शन के अंतर्गत जो है मीमांसा आता है, दूसरा है न्याय और तीसरा है वैशेषिक और चौथा है सांख्य और फिर पांचवा है योग्य और 6 में है वेदांत। तो इस प्रकार आस्तिक में 6 बिंदु है। और फिर है नास्तिक या अवैदिक दर्शन, जिसके अंतर्गत मुख्यतः जो है 3 है। एक है चार्वाक दर्शन, जिसको हम वैदिक वाह दर्शन भी कहते हैं। इसके अंदर हम भौतिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं, अर्थात इसमें ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है, ईश्वर की रचयिता की कोई बात जो है ना इसमें नहीं कहा गया है। और अगला है बौद्ध दर्शन, जिसके अंदर आप जानते हैं कि बौद्ध दर्शन जो है ना दुख है, दुख का कारण है, निवारण है, ये भी अपना एक दर्शन भी है, साथ साथ ये धर्म भी है। उसी तरह है जैन दर्शन, जैन जो महावीर जो है 24वें जो है इसके अनुयायी थे, उसके अंदर जो है ना इसका अध्ययन विस्तृत रूप से किया गया है। ये भी जो है ईश्वर को नहीं मानते हैं, वेद को नहीं मानते हैं और इसमें भी जो है अष्टक मार्ग दिया गया है, जिसकी वजह से जो है हम अपने मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इन्हीं चीजों का उल्लेख हम विभिन्न प्रकार के बुक में हम देखेंगे। अब देखिए जो बिंदुएं हमने जो ऊपर जो उल्लेख किया, अभी ये पूरे जो है चाहे भारतीय संप्रदाय के अनुसार हो, जो लिखा है कि दर्शन का वर्गीकरण कैसे करेंगे, इसलिए उसका रेफरेंस मैंने यहाँ दिया है ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि हाँ इसका सोर्स कहाँ से लिए हैं हम। तो मैं फिर बता दूं कि दर्शन का वर्गीकरण मुख्यतः आस्तिक दर्शन और नास्तिक, सब लोग जो है ना ग्राफ पे देखेंगे कि दर्शन का वर्गीकरण आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन के अंदर है। आस्तिक दर्शन यानी ईश्वरवादी, यानी जो ईश्वर पे विश्वास करते हैं, यह मुख्यतः फिर 2 भाग में बढ़ जाता है। एक है वेद पे आधारित और दूसरा है सट दर्शन। और फिर जो है वेद पे आधारित 2 प्रकार के कर्मकांड और ज्ञान कांड। और सट दर्शन के अंदर जो है मुख्यतः है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, अद्वैत। और वही नास्तिक दर्शन के अंदर है आपका चार्वाक और बौद्ध और जैन। इस तरह जो है ना हम देखते हैं कि भारतीय संप्रदाय के अनुसार जो है ना दर्शन के कितने प्रकार हैं। तो ये आपके स्टडी से संबंधित है, अध्ययन से संबंधित है, जिसका उल्लेख आप जो है ना इसका अध्ययन कीजिएगा ताकि जो है आने वाले कल में आपको फायदा दे। अब जो है मैं एक बार सभी लोग को फिर मैं अनम्यूट करता हूं ताकि ये समझ में आया या नहीं, मैं एक बार पूछ लूं सभी लोग से। सभी लोग को समझ में आया? यस सर। समझ में आया ना कि हाँ दर्शन को कितने प्रकार से बांटा गया है और क्यों बांटा गया है? यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच। यस सर। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सभी लोग जो है ना अपने जो है अच्छे तरह से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा। अपने साथ कॉपी जो है और पेन भी रखेंगे ताकि अगर कोई हाईलाइटेड बिंदु आएगा मैं उसको भी जो है उल्लेख करूंगा। आइए, अगला जो बिंदु है शिक्षा के घटक। जैसे कि इससे पहले जब मैं आपका कक्षा ले रहा था तो मैंने जो है ना वहाँ शिक्षा के घटक के बारे में जो है ना बताया था, फिर भी विद्यार्थियों की संख्या कम थी। आज आप सभी जो है ना उपस्थित है ऑनलाइन कक्षा में, इसीलिए शिक्षा और दर्शन में स्पष्ट करते हुए शिक्षा और दर्शन के संबंधों को स्पष्ट करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि शिक्षा के अंतर्गत मुख्यतः किन चीजों का, किस विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं। जब तक आपको स्पष्ट नहीं होगा
तब तक जो है ना आप मालूम नहीं कर सकते हैं कि शिक्षा और दर्शन में एक्चुअली अंतर है क्या। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा जो है एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। विभिन्न प्रकार के जो है शिक्षा शास्त्री या विभिन्न प्रकार के दार्शनिक या मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा का अलग अलग परिभाषा दिया, परंतु जब उसका विस्तृत रूप से हम उल्लेख करते हैं तो एक ही जो है शब्दों में जो है परिभाषा को वर्णित कर सकते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में मदद करता हो। यहाँ सर्वांगीण विकास का अभिप्राय क्या है? उसका चरित्र का भी जो है ना विकास हो, उसके जो है मानसिक शक्ति का भी विकास हो, उसके सामाजिक कौशल का भी विकास हो, उसका शारीरिक दृष्टि से भी जो है ना विकास हो, उसका बौद्धिक दृष्टि से भी विकास हो, उसका ज्ञानात्मक दृष्टि से उसका विकास हो, उसके कौशलात्मक दृष्टि से विकास हो, यानी चौमुखी विकास। तो शिक्षा के एक ही शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति के सर्वांगीण विकास होते हैं। लेकिन शिक्षा के जब तक घटकों को नहीं समझेंगे तो आप स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि आखिर हमारा विकास कैसे होता है। व्यक्ति का विकास में तो होगा, लेकिन ये किन कारणों से हो रहा है, आखिर हम शिक्षा में क्या अध्ययन करें। इसीलिए शिक्षा के परिभाषा को स्पष्ट करने के बाद हमें प्रश्न उठता है कि आखिर ये शिक्षा के अंदर हम किन बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। इसीलिए इसी का नाम है शिक्षा के घटक, यानी कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन। इसे हम एलिमेंट ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं। शिक्षा के तत्व कहेंगे या शिक्षा के घटक, दोनों बात बराबर है। तो शिक्षा के घटक कहें या शिक्षा के जो है तत्व कहें, इन बिंदुओं के से द्वारा उल्लेखित होता है। तो पहला बिंदु क्या है? शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य। कोई भी अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं, किसी भी स्तर का एजुकेशन ले रहे हैं, तो जब तक आपका उद्देश्य क्लियर नहीं होगा, जब तक आपका लक्ष्य क्लियर नहीं होगा, तब तक आप उस रास्ते पे चल नहीं सकते हैं। जैसे सभी विद्यार्थी बीएड के हैं, बीएड के अपने लक्ष्य हैं। बीएड 2 साल का कोर्स है और आपके पास लक्ष्य है कि हाँ, बीएड को जो है ना अच्छे से अच्छे जो है अपने ज्ञान को बढ़ाकर, कौशल को बढ़ाकर, बोधात्मक शक्ति को बढ़ाकर, मानसिक शक्ति को बढ़ाकर हम अच्छे से अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण करें, ताकि भावी जीवन में जो है हम एक अच्छे शिक्षक बन जाए, विश्व व्यापक शिक्षक बने, ताकि हमारा भी जो है ना विकास उसी तरह हो जिस तरह आने वाला कल का विकास होगा। तो इस तरह जो है हमारे मानसिक जो है दृष्टि से हमें सोचना होगा कि हाँ, आखिर जो है जो हम शिक्षा प्राप्त करें उसका उद्देश्य क्या है। इसीलिए पहला जो बिंदु है शिक्षा का लक्ष्य और उद्देश्य। अगर कोई भी कार्य आप कर रहे हैं और आपका उद्देश्य स्पष्ट न हो, लक्ष्य स्पष्ट न हो, तो फिर वो कार्य विहीन हो जाएगा। आप उसके उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते, आप भटक जाएंगे। इसीलिए सबसे पहला कंपोनेंट है शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य। और मैंने आपको बता दिया है कि शिक्षा का लक्ष्य और उद्देश्य को हासिल करने में, शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य को बनाने में कौन सा मदद करता है? दर्शन, आपका कौन सा? मेटाफिजिक्स। आप पीछे जब जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ, ये शिक्षा के लक्ष्य और दर्शन के निर्माण में कौन मदद करता है? तो मेटाफिजिक्स, यानी तत्वमीमांसा। तत्वमीमांसा के आधार पे हम शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य का निर्धारण करते हैं। अगला है शिक्षा की प्रक्रिया, यानी किस प्रक्रिया से हम गुजरे ताकि जो है हमारा जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, हम उसकी आसानी से प्राप्ति कर सकें। अगर आपका सिस्टम अच्छा ना होगा, आपका प्रबंधन अच्छा नहीं होगा, आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा, तो फिर आप उसको बेहतर ढंग से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ताकि व्यक्ति के साथ साथ सामाजिक दृष्टि से उससे जुड़े सभी लोगों को सर्वांगीण विकास में मदद मिल सके, उसके विकास में मदद मिल सके। अगला है शिक्षा का पाठ्यक्रम। आप जानते हैं जितने भी विषय पढ़ते हैं, पेडागोजी पढ़ते हैं, सबका पाठ्यक्रम स्पेशल है। इसलिए दिया गया है कि पाठ्यक्रम क्या निर्देशित करता है? एक रास्ता निर्देशित करता है जिसपे हमको क्या है? दौड़ना है, जिसपे हमको चलना है, जिसपे हम चलकर हम अपने शैक्षिक दृष्टि, शैक्षिक जो उद्देश्य है, जो आपका लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति कर सके। अगर पाठ्यक्रम आपका अच्छा नहीं होगा, पाठ्यक्रम आपका फ्लेक्सिबल नहीं होगा, पाठ्यक्रम उद्देशित नहीं होगा, तो फिर आप जो शिक्षा के जो मुख्य उद्देश्य है, जो व्यक्ति के जो मुख्य उद्देश्य है, उससे आप डिविएट कर जाएंगे और आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए पाठ्यक्रम का होना बहुत ही जरूरी है। किसी भी स्तर के पाठ्यक्रम हो, वो उसके लक्ष्य के और उद्देश्य की प्राप्ति में मदद करता है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि ये शब्द जो है करिकुलम, करिकुलम शब्द 2 शब्द से मिलकर बना है, एक कुरियर और क्यूरेर शब्द लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है रेस कोर्स, रनवे, जहां व्यक्ति जो है ना अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उस मार्ग पे चलता है। तो वो मार्ग पे चलने का रास्ता कौन बताता है? वही करिकुलम।
तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जिस मार्ग पे हम चलते हैं वो मार्ग क्या कहलाता है? शिक्षा का पाठ्यक्रम कहलाता है। अगर पाठ्यक्रम आप अच्छा नहीं होगा, पाठ्यक्रम आपका उद्देशित नहीं होगा, पाठ्यक्रम फ्लेक्सिबल नहीं होगा, पाठ्यक्रम जो है चाइल्ड बेस्ड नहीं होगा, पाठ्यक्रम आज का आधुनिक वर्तमान नवाचार तकनीकी के अनुसार नहीं होगा, तो फिर हम अपने चौमुखी विकास करने में मदद नहीं पा सकते हैं। इसीलिए शिक्षा का पाठ्यक्रम का होना बहुत ही जरूरी है। और हमने आपको पिछले कक्षा में बताया है कि शिक्षा का पाठ्यक्रम का निर्धारण कौन करता है? आपका ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा दोनों करता है। ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा दोनों के आधार पे जो है ना पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं, और साथ साथ इसमें मूल्य मीमांसा भी जो है ना आपको मदद करता है कि पाठ्यक्रम का मूल्य क्या होनी चाहिए, किस प्रकार का लोग जो है ना इसका निर्माण होनी चाहिए, कैसे जो है इसका हमारे पास मूल्य निकले। तो मूल्य मीमांसा और ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा तीनों मदद करके हमारे पास एक बेहतर से बेहतर शिक्षा का पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं। अगला है शिक्षण विधियां। किसी भी शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम विभिन्न प्रकार के विधियों का प्रयोग करते हैं। इन विधियों में आगमन विधि है, निगमन विधि है, विश्लेषण विधि है, संश्लेषण विधि है, विभिन्न प्रकार के जो है ना विधियों का उल्लेख जो है किया गया है। लेकिन हमें ये देखना होता है कि किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो है ना किस प्रकार का विधि का चयन करें। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और ब्लैक बोर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वहां केवल आप लेक्चर दे रहे हैं, तो फिर वो सक्सेस नहीं है। अगर आप कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं और कंप्यूटर का सिलेबस है, आप केवल जो है थ्योरी पढ़ा रहे हैं लेकिन उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे रहे हैं, व्यवहारिक नॉलेज नहीं दे रहे, तो वो सक्सेस नहीं है। तो किस प्रकार के शिक्षण विधि कब और कहां देनी है, इसका भी निर्धारण कौन करता है? ये फिलॉसफी करता है। इसीलिए जो है यहाँ जितने भी बिंदु हैं सब आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला है शिक्षण की प्रविधियां। शिक्षण की प्रविधियां यानी टेक्निक ऑफ एजुकेशन। टेक्निक ऑफ एजुकेशन का अभिप्राय यहाँ है कि जब हम शिक्षा का संचालन करते हैं, जब कक्ष में जो है ना या ऑनलाइन कक्षा के दौरान जब हम शिक्षण की प्रक्रिया को बनाते हैं, तो कभी कभी हमें कुछ प्रविधियों का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे कि ओरल वर्क, असाइनमेंट वर्क, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये कुछ विधियां हैं जिनको जो है हमें समय समय पे करनी पड़ती है। उसी तरह जो है ना मौखिक कार्य, जो बोलकर कभी पूछ लेना, कभी लिखित कार्य करा लेना, कभी असाइनमेंट कार्य दे देना यानी दत्त कार्य दे देना, कभी गृह कार्य दे देना, कभी ब्रेन स्टॉर्मिंग करा लेना, कभी कभी जो है ना हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का प्रयोग कर लेना। तो ये सब जितनी भी विधियां हैं, ये जितनी भी प्रविधियां हैं, ये सब शिक्षण की जो है प्रविधियां हैं। मैं फिर आपको बता दूं कि शिक्षण की प्रविधि के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? आपके मौखिक कार्य, लिखित कार्य, दत्त कार्य, गृह कार्य, ब्रेन स्टॉर्मिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ग्रुपिंग मेथड। ये सब जितने भी विधियां हैं, ये सब जो है शिक्षण की प्रविधि के रूप में होते हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि शिक्षण की प्रविधि के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु लेते हैं, तो आप नोट कर लीजिए। पहला है मौखिक कार्य के रूप में, कभी कभी हम मौखिक पूछते हैं यानी ओरल वर्क भी कराते हैं, कभी कभी हम लिखित वर्क कराते हैं, कभी कभी जो है ना हम असाइनमेंट कार्य देते हैं, कभी कभी हम गृह कार्य भी देते हैं, कभी कभी हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कराते हैं, कभी कभी जो है ग्रुप सॉल्विंग मेथड से जो है भी हल कराते हैं। तो ये सब जो है ना शिक्षण की प्रविधियां हैं, और शिक्षण की प्रविधियां हमें डिपेंड करता है कि कक्षा का उद्देश्य क्या है, कक्षा का में हम क्रिया प्रक्रिया को किस रूप से जो है ना हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार के विषय वस्तु के आधार पे, विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधियों के आधार पे हम कक्षा कक्ष में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्यों की प्राप्त करने के लिए और बच्चों के सर्वांगीण विकास करने के लिए, बच्चों के अंतर्गत जो है ना बौद्धिक कौशल ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के आवश्यकता अनुसार प्रविधियों का प्रयोग करते हैं, जो कि हर विद्यार्थी को, यहाँ तक शिक्षक को भी और उसके शिक्षक से और विद्यार्थी के बीच में चलने वाली प्रक्रियाओं के बीच एक सकारात्मक जो है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद करता है। इसीलिए जो है हमें शिक्षण की प्रविधियों का होना बहुत ही जरूरी है। अगला जो बिंदु है वो है शिक्षण की भूमिका, यानी शिक्षण की भूमिका या अर्थात कि रोल ऑफ एजुकेशन क्या होनी चाहिए, रोल ऑफ टीचिंग क्या होनी चाहिए, यानी किस प्रकार के जो है ना हम शिक्षण का प्रयोग करें ताकि हमारे भूमिका को, हमारे अंदर जो कार्य जो हम कर रहे हैं, ये हमें सबकी अपनी अपनी जो है कार्य है वो भूमिका को पूरा करें। शिक्षण का अपना कार्य है, एक शिक्षक का अपना कार्य है, छात्र का अपने कार्य है। इन दोनों के बीच में समायोजन प्रक्रिया के अंतर्गत चलने वाली एक अलग कार्य है।
इन कार्य को जो है ना बेहतर बनाने के लिए हम शिक्षण की भूमिका का भी निर्वहन करते हैं, ताकि जो है शिक्षण प्रक्रिया भी बेहतर चले और शैक्षिक उद्देश्यों की हम आसानी से प्राप्त कर सके। इसका भी निर्धारण जो है ना हम दर्शन के अनुसार करते हैं। अगला है शिक्षा का प्रबंधन। शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है। शिक्षण को जो है एक सीमित जो है दायरे में बांधना सही नहीं है, और व्यापक दृष्टि से जब हमारे पास शैक्षिक उद्देश्य एक सर्वांगीण विकास करना है, इसके लिए हम अच्छे प्रबंधन की जरूरी है, ताकि हम शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। और ये शैक्षिक प्रबंधन की प्राप्ति के लिए हमें दर्शन का मदद लेना होता है। अगला है शिक्षा का मूल्यांकन। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत कोई विद्यार्थी ने या कोई शिक्षक ने किस हद तक बच्चे को पढ़ाया है, और कक्षा में विद्यार्थी किस हद तक सीखे हैं, इन दोनों की प्रक्रियाओं को जानने के लिए हमें मूल्यांकन प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि निदानात्मक मूल्यांकन भी हो सकता है, संरचनात्मक मूल्यांकन भी हो सकता है, या योगात्मक मूल्यांकन भी हो सकता है, या स्थानिक मूल्यांकन भी हो सकता है। इस तरह जो है ये जो 8 बिंदुओं मैंने जो उल्लेख किया शिक्षा के घटक, अर्थात शिक्षा के लक्ष्य उद्देश्य क्या है, शिक्षण की प्रक्रिया क्या है, शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, कौन सी शिक्षण विधियां का प्रयोग कर रहे हैं, कौन सी शिक्षण की प्रविधियां हैं, शिक्षण की भूमिका क्या हो रही है, शिक्षण का प्रबंधन क्या है, शिक्षा का मूल्यांकन क्या है, इन सभी का अध्ययन एक शिक्षा के अंदर होता है। और इन सभी बिंदुओं का उल्लेख कौन करता है? दर्शन करता है। इन सभी बिंदुओं का उल्लेख कौन करता है? दर्शन करता है। इसीलिए जब हम दर्शन और फिलॉसफी के बीच जो है जब अंतर जानेंगे, या जब दर्शन और शिक्षा के बीच में संबंधों का उल्लेख करेंगे, तो वहां पे हमें ये माइंड में ध्यान में रखना पड़ेगा कि हाँ, शिक्षा के जो घटक होते हैं, इन घटकों को निर्माण में, अर्थात शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य के निर्धारण में, या शिक्षण की प्रक्रिया को निर्धारण में, शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा हो, शिक्षण की विधियां क्या हो, इन सभी बिंदुओं का जो है उल्लेख करने में हमें दर्शन कहीं ना कहीं मदद कर रहा है। इस प्रकार जो है हम देखेंगे कि इससे पहले भी हमने आपको बताया है कि शिक्षा के अंतर्गत जो है किसी भी तथ्य या किसी भी वस्तु को जानने के लिए मुख्यतः बहुत से पक्ष होते हैं। एक तो सैद्धांतिक पक्ष है, एक तो व्यवहारिक पक्ष है, एक सामाजिक पक्ष है, एक तकनीकी पक्ष है। सैद्धांतिक पक्ष को अगर हमें जानना हो तो वो दर्शन से द्वारा होगा। व्यवहारिक पक्ष जानना है तो हमें शिक्षा के द्वारा होगा। इसका उल्लेख जो है ना हम करेंगे आगे, कि आपको स्पष्ट होनी चाहिए कि शिक्षा के अंतर्गत जब हम व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन करेंगे तो हमें शिक्षा मदद करता है, लेकिन इसके दार्शनिक पक्ष का अध्ययन कौन करेगा, या सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन कौन करेगा? दर्शन। तो किसी भी तथ्य या किसी भी, नोट कर लीजिए, किसी भी तथ्य या किसी भी विषय वस्तु के बारे में जब हम उसके सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन करते हैं, वो दर्शन करता है। किसी भी तथ्य या किसी भी विषय वस्तु के बारे में जब सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन करना हो तो कौन करेगा? दर्शन करेगा। और इसके व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन कौन करेगा? इसके व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन शिक्षा करेगा। इससे पहले मैंने बताया है कि शिक्षा के व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन मनोविज्ञान करता है, लेकिन तथ्य या विषय वस्तु के बारे में दर्शन के व्यवहारिक अध्ययन में कौन मदद करता है? शिक्षा करता है। उसी तरह इसका तकनीकी भाग कौन करता है? आईसीटी करता है। उसी तरह सामाजिक भाग कौन करता है? समाजशास्त्र करता है। तो जब हम शिक्षा और दर्शन के बीच जब संबंधों को समझते हैं तो हमें स्पष्ट होनी चाहिए कि दर्शन क्या है और शिक्षा क्या है। हमारे पास मुख्यतः 2 मूल प्रश्न हैं, दर्शन क्या है और शिक्षा क्या है। तो दर्शन मैंने बता दिया कि दर्शन भारतीय संप्रदाय के अनुसार क्या है, और दर्शन जो है पाश्चात्य दर्शन के द्वारा क्या है। यहाँ पे जब हम शिक्षा और दर्शन के बीच में संबंधों का उल्लेख करते हैं तो महान दार्शनिक रॉस ने कहा है कि शिक्षा और दर्शन सिक्के के एक ही पहलू हैं, जहां शिक्षा जो है सैद्धांतिक पक्ष है और जहां दर्शन जो है सैद्धांतिक पक्ष है और शिक्षा क्या है? व्यवहारिक पक्ष है। तो इन तथ्यों का उल्लेख जो है हम रॉस महोदय ने इसको और से स्पष्ट कर दिया, और फिर आगे उल्लेखित करता है कि जहां शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न तथ्यों का अध्ययन करते हैं, अगर उसका प्रश्न का उत्तर ना मिले, और जहां शिक्षा का अध्ययन एंड होता है, फिर वहीं से दर्शन शुरू हो जाती है। आप एक बार और समझ लीजिए, किसी भी तथ्य या किसी भी वस्तु के बारे में जब उसका सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन करते हैं, उसको हम दर्शन कहते हैं, वो दर्शन के द्वारा किया जाता है। लेकिन दर्शन के व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन कौन करेगा? शिक्षा करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे
अगर किसी शोरूम में थ्योरी बन गया कि आपका हीरो होंडा का जो मोटरसाइकिल है वो 60 किलोमीटर से माइलेज देता है, तो ये एक थ्योरी है किसका, वो शोरूम का। लेकिन इसका व्यवहारिक पक्ष क्या है, जब रोड पर जब हम जाते हैं और उसका अनुमान लगाते हैं, जब हम गाड़ी चलाते हैं अपने व्यवहारिक रूप से, अगर वहां देता है या नहीं देता है, तब वहां प्रश्न उठ जाता है शिक्षा का कि हाँ नहीं, हमने बाइक चलाया और ये माइलेज नहीं दे रहा, तो वो आपकी शिक्षा है। लेकिन उसकी थ्योरी का निर्माण जो दिया कि शोरूम में कि इसका 60 किलोमीटर के हिसाब से वो माइलेज देता है, तो ये इसकी थ्योरी पोर्शन है जो कि दर्शन है। लेकिन उसका जो टेस्टिंग कहाँ करेंगे, हम रोड पे करते हैं, जो कि वो शिक्षा है। उसी प्रकार जो है जितने भी सिद्धांत हम पढ़ते हैं वो हमारे लिए क्या है, वो एक थ्योरी है, जिसका जो है उसका सही है या गलत है वो कब मालूम चलेगा, जब हम उसको शैक्षिक दृष्टि से व्यवहारिक रूप से अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हम जब उसको ढालते हैं, वो हमारे व्यवहार के लिए बेहतर है या नहीं, वो कौन बताता है, शिक्षा बताता है। क्योंकि शिक्षा का संबंध शिक्षण से है, और शिक्षण किसे कहते हैं, व्यवहार में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। अधिगम कब होता है, अधिगम होता है व्यवहार में परिवर्तन से। तो जब व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है तो वो कहलाता है शिक्षण। तो इसीलिए जो है जब हम व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है शिक्षा, लेकिन जब उसके सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है, वो उसे हम दर्शन कहते हैं। और दर्शन की जो सीमाएं हैं वो क्या है, अनंत है, जिसका जो है कोई इंड नहीं है। लेकिन शिक्षा के जो है सीमाएं हैं। अगर शिक्षा के अध्ययन करते हैं और उसका प्रश्न नहीं मिलता है जवाब, यानी शिक्षा का अध्ययन में जहां इंडिंग होती है और देखते हैं कि इसका कोई समस्या नहीं है, कोई अध्ययन नहीं है, कोई अगला जवाब नहीं है, तो उसका जवाब कौन देता है, दर्शन देता है। और दर्शन किस हिसाब से देगा, दर्शन या तो पश्चात के हिसाब से देगा या तो भारतीय संप्रदाय के अनुसार देगा। भारतीय संप्रदाय के अनुसार देगा या पश्चात के अनुसार। पश्चात के अनुसार में कौन कौन से बिंदु हैं, एक है तत्व मीमांसा, दूसरा है ज्ञान मीमांसा, अगला है मूल्य मीमांसा और तर्कशास्त्र। अर्थात उसके जवाब कौन देगा, पश्चात दर्शन से भी मिल सकता है, या अगर भारतीय संप्रदाय के अंदर है तो उसका जवाब कौन देगा, जो हमने इसमें विस्तृत रूप से उल्लेख किया है, इसमें विस्तृत रूप से उल्लेख किया है। तो इसीलिए मैंने एक प्रश्न आपको दिया था, गौर से सुनिएगा। हमने आपको एक प्रश्न दिया था कि शिक्षा और दर्शन सिक्के के एक ही पहलू हैं, इसके विस्तृत वर्णन करें। अर्थात ये प्रश्न क्या बताता है कि शिक्षा और दर्शन का जो है अध्ययन, जब एक सिक्का देखिए, गौर से देखिएगा सिक्का को, सिक्का जब देखते हैं तो एक तरफ हेड होता है, दूसरी तरफ क्या होता है, टेल। उसी तरह एक तरफ दर्शन है, दूसरी तरफ क्या है, शिक्षा है। एक तरफ दर्शन और एक तरफ शिक्षा, लेकिन उस सिक्के की एक मोटाई होती है। एक सिक्के की क्या है, मोटाई है, वो मोटाई दोनों में कॉमन है, यानी वो हेड के लिए भी काम करेगा और टेल के लिए भी काम करेगा। तो जब हम शिक्षा और दर्शन का जब अध्ययन करते हैं तो शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष दर्शन के अंदर चला जाता है, और शिक्षा का जो दर्शन का व्यवहारिक पक्ष है वो शिक्षा के अंदर चला जाता है, जो आपस में एक कॉमन संबंध रखते हैं। वो कॉमन संबंध का उल्लेख जो है मैं इस प्रकार से किया हूं। जैसे देखेंगे, सैद्धांतिक पक्ष क्या है, आपका दर्शन है, और गतिशील पक्ष व्यवहारिक पक्ष कौन है, शिक्षा है। गौर से देखिएगा, दर्शन के अंदर मैंने दिखाया है कि सैद्धांतिक पक्ष कौन सा है, आपका दर्शन है, और इसका व्यवहारिक पक्ष कौन सा है, शिक्षा है। और शिक्षा क्या है, गतिशील प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, और शिक्षा उसी को कहते हैं जब तक हमारा व्यवहार में परिवर्तन न हो। इसीलिए व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन कौन करता है, शिक्षा, और उसका सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन कौन करता है, दर्शन। अब आएंगे अगला पॉइंट में हम देखेंगे, जिसका विस्तृत उल्लेख हमने जो है ना पिछली क्लास में किया है कि दर्शन और शिक्षा में क्या संबंध है। तो हमने देखा है पश्चात के अनुसार कि दर्शन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, तर्क मीमांसा। और शिक्षा के घटक के अंदर मुख्य बिंदु ये हैं, शिक्षण प्रक्रिया, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विधियां, प्रविधियां, शिक्षक छात्र भूमिका और विद्यालय अनुशासन। तो यहाँ हम गौर करेंगे तत्व मीमांसा से हमें क्या क्या फायदा मिल रहा है। तत्व मीमांसा से गौर से देखेंगे, सभी लोग जो है चित्र पर फिगर पे देखेंगे, तत्व मीमांसा से कितने जो है फायदे मिल रहे हैं। तत्व मीमांसा से शिक्षण की प्रक्रिया का निर्माण होता है, तत्व मीमांसा से शैक्षिक उद्देश्य का निर्माण होता है, तत्व मीमांसा जो है शिक्षण प्रविधियों का निर्माण होता है, तत्व मीमांसा से शिक्षक छात्र की भूमिका का भी जो है निर्वहन या उसके स्थायित्व को मजबूत करने में मदद करता है।
वहीं तत्व मीमांसा से हमें विद्यालय का अनुशासन बनाने में भी जो है मदद करता है। फिर दूसरा पॉइंट पे आएंगे, सभी लोग गौर से देखेंगे ज्ञान मीमांसा के बारे में। अब ज्ञान मीमांसा से हमें क्या फायदा मिल रहा है शिक्षण की प्रक्रिया को बनाने में। ज्ञान मीमांसा से दूसरा फायदा क्या है, शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारण करने में। ज्ञान मीमांसा से तीसरा फायदा क्या है, पाठ्यक्रम के निर्माण करने में। ज्ञान मीमांसा से चौथा फायदा क्या है, आपका विद्यालय के अनुशासन करने में। उसी तरह जो है ना मूल्य मीमांसा के अंदर आएंगे, हम देखेंगे तो मूल्य मीमांसा के अंदर हमें क्या आ रहा है कि पाठ्यक्रम का मूल्य कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उसके निर्धारण करने में मदद। और मूल्य मीमांसा से दूसरा क्या है, शिक्षक और छात्र की भूमिका, यानी शिक्षक और छात्र में किस प्रकार के संबंध होनी चाहिए, वो संबंध मधुर है, वो मूल्य है। तो शिक्षा और छात्र की भूमिका का निर्धारण और पाठ्यक्रम का निर्धारण कौन करता है, मूल्य मीमांसा। और अगला जो पॉइंट है वो है तर्क मीमांसा, अर्थात तर्क मीमांसा के अंदर आगमन विधि और निगमन विधि आते हैं। तो तर्क मीमांसा के अंदर क्या फायदे हैं कि तर्क मीमांसा से हम शिक्षण की प्रक्रिया का निर्धारण करते हैं, तर्क मीमांसा से हम पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं, और तर्क मीमांसा से विद्यालय अनुशासन को बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार जो है ना ये दोनों के बीच में जो है ना हमने ग्राफिक रिलेशन देखा। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि शिक्षण के जितने भी बिंदुए हैं और सबका उत्तर कौन देता है, दर्शन देता है। वो किसी ना किसी समस्याओं के से संबंधित होगा, वो समस्याओं का हल कौन करता है, दर्शन करता है। किस रूप में, या तो तत्व मीमांसा के रूप में, या तो ज्ञान मीमांसा के रूप में, या तो मूल्य मीमांसा के रूप में, या तो तर्क मीमांसा के रूप में। सभी को समझ में आया होगा जहां तक जो है ना मुझे उम्मीद है। तो इस तरह जो है ना हमने देखा है कि शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है। अगली कक्षा में हम इसके बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी लोग से जो है ना फीडबैक ले लूं। मैं अनम्यूट कर, हेलो सर। सभी को समझ जी। सर। ये